हेलो एवरीवन। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था राउल्स लॉ और राउल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और फिर हेनरीज लॉ के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि सपोज कर लो कि आपके पास एक बीकर है यहाँ पे और एक दूसरा बीकर है। ओके तो इसके अंदर आपने मान लो कि N1 मोल्स डाले हुए हैं सॉल्यूट के, इसके अंदर आपने N2 मोल्स डाले हुए हैं और जो N2 मोल्स है वो ग्रेटर है N1 से। ओके तो जब आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें डिफरेंस है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें अलग अलग हैं दोनों में। ओके सो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो और उस केस में उस केस में जिन प्रॉपर्टीज में इनके डिफरेंस आता है यानी कि जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं colligative properties. Okay, so properties that depend only on the number of solute particles and do not depend on the nature of solute is called colligative properties. तो क्या क्या उस colligative properties हैं? तो relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. तो ये सारे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सारे हम लोग टॉपिक्स पे एक बारी उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग होता क्या है, देखो हम लोगों ने जब राउल्स लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सपोज कर लो कि ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसके बाद उसी सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया एक सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट डालने से क्या होगा कि सरफेस के अंदर कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए हैं, राइट। तो अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है तो सरफेस यानी कि जब ये वेपर्स बनाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का ही वेपर्स बनेंगे। तो इस केस में जो आपके पास सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होगा। अब जब आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो वेपर फेज में जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा ओरिजिनल यानी कि प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से, राइट। सो कितना डिफरेंस आता है, तो अब हमको पता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो P1 होगा उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो P1 इज इक्वल्स टू X1 एंड P1 नॉट। तो P1 किसके इक्वल होगा, वो होगा मोल फ्रैक्शन के और मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो रिडक्शन कितना हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, P1 नॉट माइनस P1 के इक्वल। डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू में यहाँ से पुट करेंगे X1 P1 नॉट। P1 नॉट कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस X1। अब हमें पता है X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है, तो X2 कितना हो जाएगा 1 माइनस X1। तो 1 माइनस X1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा X2 के इक्वल। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2। तो डेल्टा P क्या है, P1 नॉट माइनस P1। यहाँ पे देखो डेल्टा P किसके इक्वल होता है, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2। अब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास यानी कि P1 नॉट यानी कि सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में उस वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इस फैक्टर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P1 माइनस P1 नॉट माइनस P1 हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ओरिजिनल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। ओके सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस केस में हम कैसे देंगे, रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, X2 के इक्वल है। तो हमने पढ़ा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। तो हमें X2 मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 आपको दिया है 1 मोल, N1 है 9 मोल,
तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 0.1 मोल्स के इक्वल। 0.1 मोल्स नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है। ओके, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर x2 के इक्वल है, जो किया जाता है 0.1। तो ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, राइट। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट एट 373 केल्विन इज 755 mm ऑफ मर्करी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको इसमें देखो 2.1% एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि 2.1 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहीं से आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट कितना है 2.1 ग्राम है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 97.9 ग्राम्स आ जाएगा आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि हमने मोलालिटी निकालनी होती है, तो इसमें मोलालिटी के लिए हमें सॉल्वेंट ही चाहिए। तो P1 नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हमें गिवन है 760 mm ऑफ मर्करी, और P1 किसके इक्वल 755 mm। W1 हमने फाइंड आउट कर लिया, और M2 तो हमें पता ही है वाटर का कितना होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमें पर मोल हमें मिल गया। तो अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी, ठीक है। x2 क्या होता है, x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब इसमें एक और चीज जानने वाली है कि जब भी आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 5% से कम है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5% से कम है, तो हमारे पास x2 किसके इक्वल हो जाएगा, n2 अपॉन n1 के। ओके, तो ये हो जाएगा w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई बाय n1 किसके इक्वल हो जाएगा, w1 अपॉन m1 के इक्वल, राइट। तो सारी वैल्यूज में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास m2 आ जाएगा 68.7 ग्राम पर मोल। ओके, सो ये हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, एलिवेट होना यानी कि बढ़ना, राइट। सो आपको पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखेंगे तो 373 केल्विन। तो ये है प्योर वाटर का, वाटर में एग्जांपल ले रही हूँ, आप प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, तो ये सॉल्यूट का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कुछ इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है जब भी आप कोई सॉल्यूट डालते हो सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखो, जब भी हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो आपके पास है प्योर स्टेट, एक तो आपके पास है प्योर सॉल्वेंट, सपोज करो वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लिया, ठीक है, और एक आपके पास है सॉल्यूशन, एक है सॉल्यूशन। जब आपने वाटर लिया तो वाटर का जब आप प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देखोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स ही हैं, तो वेपर फेज में आपके पास आराम से वाटर पार्टिकल्स आ जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं P1 नॉट। अब जब आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो सरफेस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, और अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे जो वेपर पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल के वेपर पार्टिकल्स थे। तो अगर पार्टिकल्स कम है, देखो सरफेस पे ही तो कम है, सरफेस पे आपके पास थोड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब कि जो आपके वेपर फेज में जाएंगे पार्टिकल्स वो कंपैरेटिवली कम होंगे, और अगर कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। ओके, सो ये हमने पहले देखा था कि वेपर प्रेशर इसका कम होगा। अब देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब आपने हमने सपोज करो कि बॉईल करते हैं वाटर को बॉईल किया। अब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी चीज बॉईल कब होती है, जब उसका प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ओके, तो इसका जब जैसे प्रेशर जो है
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी कि वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब आपने इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर हो गया कम। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब इसको आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चाहिए। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे आराम से इक्वल हो रहा था आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बट अब क्या होता है कि उसको टेम्परेचर आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा, हाई टेम्परेचर पे ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो आउटर प्रेशर के इक्वल होगा, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है सो दैट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सॉल्वेंट का जो ये जो पार्ट है, सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तभी वो बॉईल करेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो सेम रहेगा, तो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो सॉल्वेंट का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सॉल्वेंट का अगर हम लोग देखें तो ये आता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। उसी केस में हम इसको आगे बढ़ाएं तो सॉल्यूशन के जो कर्व है उसमें जो टेम्परेचर आएगा वो टीबी डैश आएगा, और ये जो एलिवेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा टीबी। ये जो डेल्टा टीबी होगा ये किसके इक्वल होगा, ये होगा के बी मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि मोलालिटी, ये एम होती है, एम इज मोलालिटी, मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी क्या होता है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम। अगर मोलारिटी 1 हो जाए तो केबी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी के इक्वल, यानी कि इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट is defined as the elevation boiling point when the molality of the solution is 1 molar, right? So atmospheric pressure आपके पास वही रहेगा, बट सॉल्वेंट जो है वो जल्दी अचीव कर लेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल का प्रेशर, बट जो सॉल्यूशन है क्योंकि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है वो लेट में अचीव करेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। Calculate the molar elevation constant of water if 0.1 molar solution or substance is boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चल गया इसमें डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, इट इज 0.052 सेल्सियस। तो इनिशियली कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसका कितना 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास डेल्टा टीबी आ गया, मोलारिटी हमें पता है और हमें तो फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलारिटी। हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास के बी आ जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आता है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, अब देखो वाटर एग्जांपल लेते हैं, वाटर जो है फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब इसके अंदर अगर आपने सॉल्यूट को डाल दिया तो अब वो फ्रीज होगा कम टेम्परेचर पे, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, कि फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन होगा। बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता था यानी कि एलिवेशन होता था, अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ पे देखो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, टेम्परेचर है जहां पे जो लिक्विड है वो सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर। और हमें पता है कि सॉल्यूशन का हमेशा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होगा। तो जो नीचे वाली आपके पास होगा सॉल्यूशन का कर्व, तो सॉल्यूशन का जो कर्व होगा वो जो है सॉल्वेंट के फ्रीज होने का इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आएगा, यानी कि जो पहले लिक्विड सॉल्वेंट T0F पे फ्रीज हो रहा था, अब वो जो सॉल्यूशन है वो TF पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन आ गया। तो ये जो डेल्टा TF होगा ये किसके इक्वल है, KF मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। इसमें KF होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पहले वाला था इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके,
सो यहाँ पे हम देखेंगे अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि आपको सोल्यूट का वेट गिवन है। सोल्यूट का मोलर मास भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है, C12H22O11, इससे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 342 ग्राम पर मोल आएगा। इज डिजोल्विंग 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है कि 500 ग्राम्स है। वाटर के केस में यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो 1 ओके, ठीक है। वाटर केस में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप बॉक्स लोगे तो उसके अंदर 1 ग्राम वाटर आएगा। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 500 ग्राम, जिसका मतलब है 0.5 किलोग्राम्स। ओके, सो 0.5 किलोग्राम्स हो गया। तो मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जब आप फाइंड आउट करोगे तो 0.1 मोल्स आ गया। तो मोलारिटी किसके इक्वल होगी? 0.1 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि ये जो है हमारे पास केजीज में लेके आना हमने। मोलारिटी निकल गई कि 0.2 एम निकल गया। और हमें डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो दी, कितना डिप्रेशन है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, के एफ हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास था कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है